हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थीगण, जैसा ज्ञात है आप स्क्रीन पर साफ लिखा हुआ देख रहे हैं कि DLED अर्थात जो आपको भविष्य में शिक्षक बनने की यदि तमन्ना है, आप चाहते हैं कि आप देश के भविष्य निर्माता का कार्य करें, आप चाहते हैं कि नौनिहाल को एक निश्चित आकृति प्रदान करें जिससे वो देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें, वो एक सफल नागरिक बन सकें। और ऐसी तमन्ना के साथ यदि आप अपने अध्ययन को पूरा करना चाहते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका सबसे बेहतर ऑप्शन है शिक्षा के क्षेत्र में आपके सामने सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप ट्रेंड बीएड और अन्य एग्जाम की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको ज्ञात है कि 20 प्रश्न जो है वो जनरल स्टडीज अर्थात हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है और जिसका स्टैंडर्ड +2 या उससे ऊपर के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होता है। और उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को सटीकता के साथ, एक्यूरेसी के साथ, पूरे ब्रीफ नॉलेज के साथ यदि आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे उपयुक्त मंच है यूनिक भारती पब्लिकेशन का। यह मंच आपके लिए सदैव आपके मार्गदर्शन के लिए तत्पर है। तो विद्यार्थीगण, यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो कि सामान्य अध्ययन का है, हर क्वेश्चन 3 अंक का है अर्थात 60 नंबर का है। बड़े आसानी से 5 मिनट में आप ये 60 अंक न तो कम से कम 50+ अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले घर पर आप इसका सेट बनाएं, क्योंकि जब आप सेट बनाते हैं, मॉडल सेट को बना करके जब एक्सप्लेनेशन क्लास में आते हैं तो आप अधिक लाभान्वित होते हैं। एक्सप्लेनेशन के दरमियान आप 1 से 5 क्वेश्चन का उत्तर एक प्रश्न से जानते हैं और अपने जब बनाते हैं तो कम से कम एक प्रश्न पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसलिए प्रत्येक दिन इसका मॉडल सेट बना करके आप यहाँ पर उपस्थित होइए और अधिकतम लाभ लीजिए, न्यूनतम निवेश और अधिकतम रिटर्निंग को प्राप्त कीजिए। प्रश्न देखिए आपके सामने है, 19वीं शताब्दी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है 19वीं शताब्दी अर्थात क्या हुआ? 19वीं शताब्दी जब बोला गया मतलब 19वीं शताब्दी मतलब क्या हुआ? 1800 ईस्वी के बाद का, 1800 ईस्वी के बाद का काल। इसे अभी क्या बोलते हैं? बोलते हैं 21वीं शताब्दी। तो 20वीं तो पूरा हो चुका है, अब हम बढ़ किधर रहे हैं? 21वीं। तो 19वीं मतलब 1800 पूरा हो चुका है, अब हम 1900 की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आपके सामने विकल्प क्या क्या पूछ रहा है। यह पूछ रहा है नव हिंदूवाद। नव हिंदूवाद के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि राजा राम मोहन राय के बारे में आप जानते हैं कि ये समाज सुधारक थे। ये हिंदू धर्म के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किए बल्कि समाज सुधारक। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। बंकिम चंद्र चटर्जी, आपको ज्ञात है कि आनंद मठ नामक इन्होंने पुस्तक लिखा और इस पुस्तक में वंदे मातरम अर्थात ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे धर्म के विकास के लिए। रामकृष्ण परमहंस धर्म के क्षेत्र में गुरु थे, लेकिन ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी के रूप में ये काम कर रहे थे। तो ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी के तौर पर थे। अब आपके सामने देखिए स्वामी विवेकानंद, इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने भारत का आध्यात्मिक पिता कहा। 1893 शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में, 1893 विश्व धर्म सम्मेलन जो कि अमेरिका के शिकागो में हुआ, इसमें इन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व के तौर पर काम किया।
हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने, उसके अच्छाइयों से विश्व को अवगत कराने का काम किया। इसी कारण इन्हें हिंदू और भारत के आध्यात्मिक पिता के नाम से जाना गया। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर एक था, ये जानकारी आपको ही स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए। विवेकानंद को भारत का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। राजा राम मोहन राय पुनर्जागरण के जनक थे। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु, कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ नामक पुस्तक लिखे और इनके पुस्तक से लिया गया वंदे मातरम। देखिए कई क्वेश्चन, एक नहीं बल्कि आप यहाँ पर 5-7 क्वेश्चन का आंसर जान जाते हैं। होम रूल आंदोलन कब हुआ? तो होम रूल आंदोलन हुआ 1916 में, जहां क्षेत्रीय स्तर पर बाल गंगाधर तिलक, क्षेत्रीय स्तर पर बाल गंगाधर तिलक और राष्ट्रीय स्तर पर एनी बिसेंट, राष्ट्रीय स्तर पर एनी बिसेंट इस आंदोलन को नेतृत्व की। 1916 का होम रूल लीग आंदोलन जो है वो आपका आयरलैंड के आंदोलन से प्रभावित है। ये इसका मूल उद्देश्य था कि भारतीयों में स्वशासन के लिए, स्वशासन, अपना शासन कैसे हो, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित करना। इसने स्वशासन की योजना, इसमें आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी इसमें कभी किए नहीं। आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। हिंदू मुसलमानों की संयुक्त संघर्ष के लिए जो चलाया गया वो था 1919 का खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो था यह हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर था। इसने उदारवादी और अतिवादी अर्थात 1916 में कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में अतिवादी और उदारवादी दोनों एक हो गए थे 1916 में। यहाँ फिर देखिए आपके सामने प्रश्न एक है, लेकिन आप यहाँ जानकारी प्राप्त होती है अतिवादी और अतिवादी उदारवादी दोनों का एक कब हुआ? तो 1916 में। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ कांग्रेस के अधिवेशन, उसे लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। हिंदू मुस्लिम का संयुक्त संघर्ष तो 1919 में खिलाफत आंदोलन, जिसका नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी और अली बंधु। तो प्रश्न एक है, लेकिन देखिए यहाँ भी कई प्रश्नों का उत्तर आप जान पाते हो। गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो लाला हरदयाल परमानंद और सोहन सिंह भखना के द्वारा इस आंदोलन, इस पार्टी का गठन कहाँ किया गया? तो पार्टी का गठन USA अमेरिका में किया गया। तो किसने स्थापित किया? तो लाला हरदयाल परमानंद सोहन सिंह। कहाँ हुआ? तो अमेरिका में। कब हुआ? तो 1913 में। गदर पार्टी क्रांति के माध्यम से विदेश में रहकर विदेशों से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करना चाहते थे। 1907 में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ उसे सूरत फूट अर्थात गरम दल और नरम दल का विभाजन के नाम से जानते हैं। 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था, 3 कठिया आंदोलन की शुरुआत किया गया। 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पहला आंदोलन। अब देखिए प्रश्न यहाँ भी एक है, लेकिन आप कम से कम 6 प्रश्न का उत्तर जान जाते हैं। तो अग्निवीर वायु अर्थात देश के सुरक्षा, ये कैसे लगा यहाँ पर जो आपका है अग्निवीर वायु, सॉरी DLED अर्थात आप बीएड की परीक्षा के लिए, जो कि कंप्यूटर बेस पर आधारित परीक्षा होगी, इस परीक्षा की तैयारी करते हुए नौनिहाल को आप बेहतर शिक्षा तभी दे पाएंगे जब आपके पास ब्रीफ नॉलेज होगा, और ये ब्रीफ नॉलेज आपको मुझसे प्राप्त होगा। तो यदि आप मुझसे जुड़ते हैं तो आपको ब्रीफ से ब्रीफ नॉलेज, सरल और तार्किक नॉलेज आपको प्राप्त हो जाता है। तो इससे जुड़ना है अर्थात अपनी सफलता के लिए मार्ग को प्रशस्त करना है। तो ऐसी संस्थान आपको उपलब्ध नहीं होगी।
बस ध्यान दें कि न्यूनतम निवेश और अधिकतम रिटर्न यदि कहीं मिलेगा तो आपको यहां से प्राप्त होगा। करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया गया कब? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी से जब बंबई का ग्वालियर टैंक मैदान से सभा को संबोधित करते हुए कहे थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और कहा भारतीय नागरिक को मैं मंत्र देता हूं, डू और डाई, करो या मरो, अर्थात जब तक मैं अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेता हूं तब तक हम अपनी मृत्यु को भी स्वीकार करने को तैयार हैं, मृत्यु को वरण करने को भी तैयार हैं, लेकिन हमें हर हाल में स्वतंत्रता चाहिए। तो डू और डाई का नारा दिया गया अगस्त 1942 में, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का दिन तय किया गया। ये नारा दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस नारा दिए थे दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस का नारा था दिल्ली चलो। तिलक का नारा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लाला लाजपत राय कांग्रेस के गर्मपंथी लीडर थे, इन्होंने कहा था, इन पर जब लाठी चार्ज किया गया था तब कहा था, मेरे पीठ पर पड़ने वाली प्रत्येक लाठी ब्रिटिश ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। तो ये हर का जो मैंने वक्तव्य आपको दिया, तो देखिए 4 वक्तव्य दिया, और चारों वक्तव्य आपके सामने परीक्षा के लिए काफी महत्व का है। साथ ही ये बतलाया कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया, किस आंदोलन में दिया। तो प्रश्न 1 है, लेकिन देखिए आप 7 क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। तो ये है मैजिक विद्यार्थीगण, इसी कहते मैजिक, जहां एक लाइन पर है और एक लाइन से 7 अलग अलग क्वेश्चन का उत्तर दे पाते हैं। यही मैजिक नॉलेज यदि आपको प्राप्त होना है तो यहाँ से आप जुड़े और अपने मित्रों को जोड़ें। पढ़ाई बेहतर लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नोआखोली, नोआखोली कहाँ पड़ता है? तो नोआखोली पड़ता है बंगाल के क्षेत्र में। 1946 में यहाँ पर भयंकर दंगा हुआ था। 16 अगस्त 1946 को यहाँ पर जब मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, मुस्लिम लीग के द्वारा जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में ही मनाया गया, तो यहाँ भयंकर दंगा हुआ और एक ही दिन में 9000 से अधिक हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। कई हिंदुओं, 9000 से अधिक हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, धर्म परिवर्तन को बाध्य किया गया। जहां महात्मा गांधी का बयान था कि मुझे मुसलमानों की आक्रामकता से नहीं बल्कि हिंदुओं की कायरता से नफरत होती है, ऐसा बयान महात्मा गांधी दिए थे 1946 में जब आंदोलन को रोकने के लिए गए थे। उस वक्त इनके सचिव के तौर पर प्यारे लाल, इनके निजी सचिव के तौर पर इनके साथ प्यारे लाल थे, जबकि महादेव देसाई भी महात्मा गांधी के सचिव के तौर पर काम कर चुके थे। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना गया, जो देश के प्रथम गृह मंत्री और देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने। राष्ट्र की एकता को, देसी नरेश को आपस में जोड़ने में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। जयप्रकाश नारायण को जब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके इन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया, इन्हें हजारीबाग जेल में बंद किया गया। तो दीपावली के दिन नवंबर का महीना था, नवंबर 1942 में ये जेल की दीवार को फांद कर भाग गए थे। जेल ब्रेक की घटना हुई थी। तो ये घटना हुई थी कहाँ? हजारीबाग, तब का झारखंड, तब का बिहार, आज का झारखंड में, जहां सूरज नारायण सिंह, सोनार, गुलाबी सोनार सहित 17 लोगों के साथ ये लोग जेल की ऊंची दीवार को फांदकर भागने में सफल रहे थे। उससे इनको राष्ट्रीय पहचान मिला और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में नेपाल के हनुमान पहाड़ी से
ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का छिपकर नेतृत्व किए थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना भी 1934 में आचार्य नरेंद्र देव के सहयोग से 1934 में ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किए थे और उसका पहला सचिव जयप्रकाश नारायण चुने गए थे। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे के सहयोगी के रूप में 1951 में ये भूदान आंदोलन में सहयोग में भाग लिए। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ये मार्च 1948 से मार्च 1947 से जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल रहे। उसके बाद सी राजगोपालाचारी, यही आपका आंसर है, जो जून 1948 से जनवरी 1950 तक, जब तक देश का अपना संविधान लागू नहीं हुआ, 1950 तक देश के गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल दोनों के पद पर रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए शुरुआत कब से होती है? तो 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए महात्मा गांधी साबरमती से दांडी के लिए प्रस्थान किए और 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचकर समुद्री जल से नमक बनाकर आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930 महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में गांधी इरविन समझौता के बाद महात्मा गांधी वापस ले लिए। लेकिन गांधी इरविन समझौता के बाद जब 1931 में महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए और वहां से वापस लौटे, तो फिर से आंदोलन को शुरुआत किए, लेकिन जनता का समर्थन नहीं मिला। जन सहयोग के अभाव में आंदोलन को वापस लेना पड़ा। महात्मा गांधी देश में अलोकप्रिय हो गए। 1933 में महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ दिए और रचनात्मक कार्य था चरखा बुनना, सत्य अहिंसा के लिए लोगों को प्रेरित करना, सही मार्ग पर चलने के लिए लोगों को शिक्षा देना। तो इन कार्य में वो व्यस्त रहे, लोगों से आपस में मिलते जुलते रहे, देश की समस्या क्या है उसके बारे में जानकारी, अर्थात रचनात्मक कार्य में ये लगे रहे। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियां देखिए। 1923 से 28 आपका दिया हुआ है। अब 1900 देखिए, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ा हुआ प्रभाव। लाला हरदयाल आपको पता है कि 1913 में ये गदर पार्टी की स्थापना की। गांधी जी देखिए, गांधी जी का सहयोग आंदोलन आपको पता होगा कि 5 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा में 21 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया, तब 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और ये हर विद्यार्थी से भली भांति परिचित होंगे। तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को असमय वापस लिए जाने के परिणाम स्वरूप देश में कटु आलोचना हुई। देश जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में था, आगे का मंजिल उसे नहीं दिख रहा था। इस अवस्था में
क्रांतिकारियों ने उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और 1924 में सचिंद्र सान्याल ने हिंदुस्तान, एक पार्टी का नाम बनाया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक एक पार्टी का गठन किए। फिर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया गया। 1925 में 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेल डकैती को अंजाम दिया गया। तो तमाम क्रांतिकारी गतिविधियां सुभाष चंद्र बोस उसमें शामिल थी, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे, भगत सिंह शामिल थे, सचिंद्र सान्याल शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन दत्त, राजेंद्र लाहिरी, ये सब क्रांतिकारी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर क्या हुआ, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का असमय स्थगन से देश की जो निराशा की भाव थी, देश में नेतृत्व विहीनता की जो अवस्था थी, उसका लाभ उठाए क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से जनता में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया गया। 1857 की विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होती है? चलिए सभी विद्यार्थी जानते होंगे, 10 मई 1857 मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया। 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित करते हैं। सभी को पता होगा, लेकिन 1858 तक आंदोलन असफल हो जाती है। क्यों? असफलता का कारण था कि जो विद्रोही नेता थे, देखो बहादुर शाह जफर, जिन्होंने जीवन में कभी युद्ध का नेतृत्व नहीं किए थे, वृद्ध थे, युद्ध का अनुभव नहीं था, और आपसी जो नेता थे, चाहे कानपुर में नाना साहेब हूं, इलाहाबाद में लियाकत अली हूं, लखनऊ में बेगम हजरत महल हूं, जगदीशपुर बिहार में वीर कुंवर सिंह हूं, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हूं, तो किसी का आपस में एक दूसरे से तालमेल नहीं था, दूरसंचार का अभाव था, गोला बारूद का अभाव था, रसद का अभाव था। सेना जब चले तो उसके लिए क्या होता, जब आज सेना कूच करती है उसकी भोजन पानी का प्रबंध सरकार करती है, तब जो है बहादुर शाह जफर के पास इतना पैसा था नहीं इस सेना के लिए वह जो है रसद पानी का प्रबंध करे। तो सेना को रसद का अभाव था, गोला बारूद का अभाव था, दूरसंचार का अभाव था, और सबसे महत्वपूर्ण की जो नेतृत्व कर रहे थे उनके पास वृद्ध थे। अब और जीवन में कभी भी युद्ध करने का उन्हें अनुभव नहीं है, तो वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का कमी नहीं। देखिए बहादुर शाह जफर मुस्लिम है, लियाकत अली मुस्लिम है, इलाहाबाद बेगम हजरत महल लखनऊ मुस्लिम है, पटना पीर अली मुस्लिम है, कानपुर नाना साहेब हिंदू हैं, टाटिया टोपे ग्वालियर हिंदू हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हिंदू हैं। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर नेतृत्व कर रहे थे। तो ये लाइन है नहीं, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन का अभाव, यही जो है, क्योंकि इनके पास कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, आपसी तालमेल नहीं था, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र। हाँ, यकीनन तौर पर कुछ आंशिक तौर पर ये देखिए पंजाब में नहीं फैला, पश्चिम भारत में नहीं फैला, तो पंजाब और पश्चिम भारत दक्षिण भी लगभग अछूता रहा, मूलतः ये उत्तर के क्षेत्र में रहे। तो ये भी आंशिक तौर पर है, जमींदार और देसी नरेश अंग्रेजों के साथ मिले, तो सभी का सभी असफलता है। इसमें ये छोड़ करके ये तीनों कारण है, लेकिन सबसे बेहतर उत्तर जो है आपका चलिए अब देखिए आपके सामने कुछ किताब है और उसके लेखक का नाम पूछ रहा है। अब हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम
मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? आपके सामने ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर जो है आपका इतिहासकार और उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इसके लेखक जो हो जाते हैं, यदि आप देखें इसका देखिए आंसर सी हो जाता है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया के लेखक हैं W. हंटर। आनंद मठ तो आप लोग सब लोग को पता ही होगा कि आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी था। देखिए स का छो देखिए सभी जगह है। चलिए ये उत्तर। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार ये है के दत्ता साहब हैं, अर्थात इसका उत्तर तो 4 किताब है। और किताब और उसके लेखक जिसको आपको अब याद रखना है कि किस किताब के लेखक कौन है। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? बिहार में सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था रोहनी, और जो पड़ता है वर्तमान देवघर झारखंड के पास। तो सबसे पहला बिहार में जो विद्रोह हुआ वो देवघर के क्षेत्र में हुआ। विद्रोह में दानापुर के सैनिक छावनी ने विद्रोह करते हुए आरा पहुंचे और आरा के जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। पटना में पीर अली विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे पटना में, जबकि मुजफ्फरपुर और मुंगेर में विद्रोह का प्रभाव नहीं पड़ा। तो पटना में पीर अली, आरा में दानापुर में तो सैनिक लोग विद्रोह किए, और आरा में जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह विद्रोह का 80 वर्ष की उम्र में विद्रोहियों के साथ लोहा ले रहे थे। अर्थात इसमें 4 और 5 मतलब क्या हो गया? ए। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 महात्मा गांधी के जीवन का अंतिम आंदोलन। यह आंदोलन काफी हिंसक रहा और इस आंदोलन के दौरान बलिया अर्थात उत्तर प्रदेश, माने पूर्वी उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और सतारा महाराष्ट्र, इन जगह जो है अस्थाई सरकार अर्थात चंद महीना के लिए लगभग यहाँ पर अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंका गया और भारतीयों ने समानांतर सरकार का गठन किया। अब यहाँ पर देखिए भारत छोड़ो उत्पन्न किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहा? बिहार में जयप्रकाश नारायण तो देखिए जेल तोड़कर भाग गए। नेपाल से पड़ोसी बिहार का सिवान जिला को उस वक्त उपद्रवी जिला के नाम से जाना गया, तो बिहार तो काफ़ी प्रभावित रहा। बंगाल का देखिए मिदनापुर जो है वहाँ पर तो जातीय सरकार का गठन 1944 तक, लगभग 2 वर्ष तक तो मिदनापुर से अंग्रेजों को भगा कर रख चुके थे। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका देखिए दिया है, तो विकल्प में 1 और 2 सबसे अधिक व्यापक में रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन काफ़ी सफल रहा, लेकिन जिस प्रकार से विकल्प दिया हुआ है उस आधार पर उत्तर जो है सो ए ही उत्तर इसका सबसे अच्छा उत्तर माना जाएगा। तो सबसे अच्छा उत्तर जो है 1 और 4 संयुक्त प्रांत, बंगाल में भी काफ़ी सफल रहा था। 1 और 4 संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश बलिया। अब यहाँ जिस प्रकार ने चलिए उत्तर 1 और 2 और 1 और इसमें उत्तर जो है वास्तविक 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ये 3 उत्तर सबसे सही है। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? अब देखिए बाईकोम सत्याग्रह हुआ था मंदिर में प्रवेश के लिए बाईकोम सत्याग्रह, और 1925 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में मंदिरों में हरिजन लोग, जिसे अछूत लोग कहते थे, शूद्र लोग कहते थे, उसको प्रवेश की अनुमति मिली। तो ये आंदोलन मूलतः केरल के क्षेत्र में बाईकोम नामक गांव से शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी भी किए। वहाँ कई लोगों ने इस विद्रोह में शामिल हुए थे। त्रावणकोर केरला के क्षेत्र में नारायण गुरु सहित कई लोगों ने इसमें शामिल हुए, लेकिन इसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। असहयोग आंदोलन 1920
महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया पहला आंदोलन खेरा आंदोलन 1918, जहां मजदूरों के द्वारा किया, जहां कृषि मजदूर कृषि क्षेत्र में किसानों के द्वारा किया गया आंदोलन का महात्मा गांधी ने सफल नेतृत्व किया। बढ़ा हुआ भू राजस्व को वापस लेने में सफलता प्राप्त करवाने में सफल रहे। तो ये तीनों, लेकिन राजकोट सत्याग्रह ये मूलतः श्रमिक वर्ग, जो श्रमिक थे, मजदूर थे, 800 श्रमिक जो राजकोट के सूती वस्त्र कॉटन मिल में काम करते थे, उन लोगों ने विद्रोह किया। और ये विद्रोह हुआ था 1936 से 1938 तक। इसमें महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए थे, महात्मा गांधी का इसमें कोई योगदान नहीं था। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ। किस लिए हुआ? तो यहाँ किसान लोग विद्रोह किए थे क्योंकि भू राजस्व में अंग्रेजों के द्वारा वृद्धि कर दी गई। तो भू राजस्व में वृद्धि के विरोध में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। भू राजस्व में 30% की वृद्धि की गई। पटेल के प्रयास से वह दर में कमी लाते हुए मात्र 6% की वृद्धि की गई। आंदोलन की सफलता से प्रभावित होकर वहां की महिला और महात्मा गांधी ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। तो उपाधि मिला किनको? वल्लभ भाई पटेल को। महात्मा गांधी देश के स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किए गए। मोरारजी देसाई 1977 में देश का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति और अंतरिम सरकार में ये कृषि मंत्री के तौर पर काम किए थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन, अब देखिए संजोग ऐसा है कि एक ही भारत छोड़ो आंदोलन से तीन क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कि मैं महात्मा गांधी को 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। जबकि 1932 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना के ही यरबदा जेल में रखा गया था। यहाँ 1942 में पूना के आगा खां पैलेस में इन्हें रखा गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, पहला और तृतीय, इन दोनों का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुआ। जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी वार्तालाप करने के लिए लंदन गए, जहां महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहते हुए, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहते हुए महात्मा गांधी को अपमानित किया गया। इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, जहां भीमराव अंबेडकर का ही मांगना था हमें भी मुसलमानों की तरह अपना प्रतिनिधि अलग से चुनने का अधिकार दिया जाए, तो सांप्रदायिकता के आधार पर, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जिन्ना अपनी मांग पर अड़ा रहा, भीमराव अंबेडकर अपनी मांग पर अड़े रहे, महात्मा गांधी से समझौता नहीं बन पाया। तीनों नेता अपने अपने मांग पर, महात्मा गांधी राष्ट्र तो जिन्ना मुसलमान और अंबेडकर हरिजन की बात करते रहे। आपसी तालमेल नहीं होने के कारण यह असफल रहा। डोमिनियन स्टेट 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जो नेहरू रिपोर्ट था, उसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। मार्च 1931 में जो महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, उसमें गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने पर सहमत हो चुके थे और आंदोलन वापस लेने के बाद ही वो पहुंचे थे लंदन। रॉलेट एक्ट कब आया? तो 1919 में आया। इस एक्ट को काला कानून के नाम से जानते हैं। इस एक्ट को
काला कानून के नाम से जानते हैं। रॉलेट एक्ट को कहा गया नो वकील, नो अपील, नो दलील। किसी भी भारतीयों को संदेह के आधार पर 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए हुए कारागार में रखा जा सकता था, अर्थात भारतीयों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता। रॉलेट एक्ट भारत में उभर रहे राष्ट्रीयता के भाव को समाप्त करने के लिए, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों में जो राष्ट्रीयता की उभार हो रही थी उसको दमन करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। कांग्रेस का प्रतिबंधित करना, कांग्रेस को प्रतिबंधित करने से कोई सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत बनाना, सबसे पहले 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट में मुसलमानों को, फिर 1919 में सिख और ईसाई को, 1935 में हरिजन को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं की बंदी, यहां आंसर हो जाता है ए। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। इन्होंने यहाँ पर उत्तर होता है 1897 में पश्चिम बंगाल के बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए, ताकि अपने गुरु के विचार को, अपने गुरु के उपदेश को ये लोगों तक पहुंचा सके। गुरु के उपदेश अर्थात मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तो इनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए 1897 में उन्होंने बेलूर में गठन किए थे रामकृष्ण मिशन की। 1893 में ये शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। 1816-1891 कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम है नहीं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1938 और 1939 में लगातार 2 बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और 1939 में इन्होंने कांग्रेस का उम्मीदवार, गांधी जी का उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। और उसके बाद कांग्रेस इस्तीफा देकर 1939 में ही ये फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाए। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1946 देश का जब स्वतंत्रता हुआ 1947 में, तो 1947 आज़ादी के समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। विद्यार्थीगण, ये जो 20 क्वेश्चन था, इस 20 क्वेश्चन को पूरी तरह आपके सामने सरल तार्किक रूप से प्रस्तुत किया गया और हर 20 क्वेश्चन ही नहीं बल्कि आप न्यूनतम 100 क्वेश्चन का आंसर जान चुके हैं अब तक, और मात्र 45 मिनट के समय दिए और 100 क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस के साथ आप हल कर पाए। यही इसकी खासियत है, यही जुड़ने से फायदा है। इसलिए अपने सहयोगी को, अपने मित्रों को जोड़ें और इस चैनल को नंबर 1 चैनल बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।